नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 10वीं वर्ल्ड वाटर फोरम का हो रहा है आयोजन। इंडोनेशिया के बाली में हो रही है मेजबानी। वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को अपनाया गया। आरबीआई सरकार को करेगा सरप्लस ट्रांसफर। अभी तक का सबसे बड़ा सरप्लस अमाउंट बीते साल से 141% है ज्यादा। और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क में हुई पौधे की पहचान। लुशाई ट्राइब के नाम पर मिला नाम। मिजोरम में है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। आइए खबरों की शुरुआत करें। पूरी दुनिया में मौजूद तमाम ग्रहों के बीच हमारी पृथ्वी सबसे खास है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस ग्रह पर पानी मौजूद है जो इंसानी जीवन के लिए बेहद जरूरी है। पानी कितना महत्वपूर्ण है इस फैक्ट से हम सब वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी पानी की चुनौतियों की अनदेखी जा रही है। हम पीने लायक साफ पानी को खोते जा रहे हैं। हमने कुछ समय पहले वेनेजुएला के ग्लेशियर्स खत्म होने की खबर कवर की थी। पृथ्वी पर मौजूद फ्रेश वाटर में सबसे बड़ी हिस्सेदारी ग्लेशियर्स की ही है। पानी की अहमियत को समझते हुए दुनिया भर के देश वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन करते हैं। 10वीं वर्ल्ड वाटर फोरम का आयोजन 18 से 25 मई के बीच इंडोनेशिया के बाली में किया जा रहा है। वर्ल्ड वाटर फोरम वाटर सेक्टर में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी इंटरनेशनल गैदरिंग है। इसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं। देखिए, स्टेक होल्डर्स वर्ड आपने कई बार सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिन लोगों का उस पर्टिकुलर मामले से लेना देना है, उस मामले से जिन भी लोगों पर असर पड़ेगा, वो सब स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं तो इसमें वोटर्स, भारत के नागरिक, राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, मीडिया, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं। एक हद तक बाहर के वो देश भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनको भारत के साथ रिश्ता रखना है। उन्हें इस बात से फर्क पड़ेगा कि सत्ता में कौन आएगा। बहरहाल, वर्ल्ड वाटर फोरम में स्टेक होल्डर्स के तौर पर बहुपक्षीय संस्थाएं, सिविल सोसाइटीज, एकेडमिक क्षेत्र के लोग समेत राजनेता हिस्सा लेते हैं। इस फोरम का आयोजन वर्ल्ड वाटर काउंसिल और मेजबान शहर के द्वारा किया जाता है। फोरम का आयोजन 1997 से हर 3 साल पर किया जाता है। 10वीं वर्ल्ड वाटर फोरम में वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी घोषणा पत्र को अपनाया गया है। इस घोषणा पत्र में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच का अधिकार, इस पर जोर दिया गया है। एक बात और मैंने शुरुआत में ही कही कि हमारी पृथ्वी इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पानी पाया जाता है। ये बात सही है कि पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा है। फिर एक सवाल मन में आता होगा कि जब इतना सारा पानी है तो भाई क्राइसिस किस चीज की है? पृथ्वी पर पानी तो है, लेकिन ये पानी 97.3% महासागरों में मौजूद है, जो कि सलाइन वाटर है, यानी कि खारा पानी है जिसे पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल 2.7% ही फ्रेश वाटर यानी पीने योग्य पानी है। कुल फ्रेश वाटर का भी 0.20% आइस कैप्स यानी ग्लेशियर्स में, 0.68% ग्राउंड वाटर, 0.009% फ्रेश वाटर लेक्स और इनलैंड सी में मौजूद है, 0.0019% वायुमंडल में और केवल 0.0001% पानी नदियों में मौजूद है। अगर आपको इस डेटा के एग्जैक्ट फिगर्स याद ना हो तो चलेगा, लेकिन एक सीक्वेंस याद रखिए कि फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा कहाँ है या सबसे कम फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है। हाल ही में मिजोरम के फांगपुई नेशनल पार्क में एक दुर्लभ अर्ध परजीवी हेमी पैरासिटिक स्थलीय पौधा मिला। इसे थेरोस्पर्मम लुशायोरम नाम दिया गया है। इसका नाम मिजोरम में पाई जाने वाली लुशाई जनजाति के नाम पर रखा गया है। यह जनजाति जैव विविधता संरक्षण के लिए भी जानी जाती है। इस पौधे के बारे में जानकारी बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जुटाई गई है। पौधे के बारे में जानकारी फाइटोटैक्सा नाम के प्रसिद्ध प्लांट जर्नल में छपी है। अर्धपरजीवी पौधों में पूरी तरह से विकसित जड़ प्रणाली, रूट सिस्टम नहीं होती, इसलिए ये पौधे दूसरे पौधों पर कुछ चीजों के लिए डिपेंड करते हैं, जिससे ये अपना कुछ या पूरा पानी और खनिज प्राप्त करते हैं। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपने भोजन का उत्पादन करते हैं। ये हॉस्टोरिया नाम की विशेष संरचनाओं के जरिए दूसरे पौधों से कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए इन्हें अर्ध परजीवी कहा जाता है, क्योंकि पूरी तरह से दूसरे पौधों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि एक सीमा तक ही डिपेंड करते हैं। आपको बता दें, लुशाई जनजाति मिजोरम में पाई जाने वाली जनजातियों में सबसे बड़ा समूह है। इनकी आबादी खास तौर पर आइजोल और लुंगलेई जिलों में केंद्रित है। इस जनजाति में साक्षरता का स्तर बहुत ऊंचा है। प्राथमिक आर्थिक गतिविधि कृषि है। इसमें भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी झूम कृषि ज्यादा की जाती है।
झूम कृषि बहुत पुरानी कृषि करने की पद्धति है। इसमें किसान जंगल के एक हिस्से को साफ करते हैं, वनस्पति को जलाते हैं और राख का उपयोग मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए करते हैं। वे इस भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल उगाते हैं जब तक कि मिट्टी के पोषक तत्व खत्म नहीं हो जाते। फिर वे भूखंड को छोड़ देते हैं और प्रक्रिया को दोहराने के लिए एक नए वन क्षेत्र में चले जाते हैं। कुछ सालों के बाद वापस इस एरिया में खेती करते हैं, लेकिन कई बार ये प्रक्रिया दोहराने से मिट्टी की उर्वरता लगभग खत्म हो जाती है। इसीलिए इस प्रैक्टिस को सस्टेनेबल नहीं माना जाता। भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कई नामों से जानते हैं। असम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में झूम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पोडू, मध्य प्रदेश में दहिया और बेवर, मध्य भारत में पेंडा और केरल के पश्चिमी घाट में कुमारी। इन सभी में अस्थायी कृषि क्षेत्र बनाने के लिए वन क्षेत्रों को साफ करना और जलाना शामिल है। वैश्विक स्तर पर भी इस प्रथा को कई अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे मध्य अमेरिका में खासतौर पर मैक्सिको में मिल्पा, ब्राजील और अमेज़न में रोका, इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग, कैरेबियन देशों में कोनुको और फिलीपींस में कैंगिन। मैंने फांगपुई नेशनल पार्क का जिक्र किया था क्योंकि ये पौधा इसी नेशनल पार्क में मिला था। फांगपुई नेशनल पार्क मिजोरम के लांगटलाई जिले में म्यांमार की सीमा से लगे दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। फांगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची पीक है। इसी के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा है। इसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। दरअसल कई बार फांगपुई पीक पर बादलों की एक लेयर जैसे बन जाती है जो दूर से देखने पर नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क नाम दिया गया है। आप किसी ज़रूरी मीटिंग में हों और तभी आपके मोबाइल पर एक कॉल आए। ये कॉल किसी ऐसे नंबर से हो जो देखने में लगे कि कस्टमर केयर का तो नहीं है। आप अपने क्रूशियल वक्त में से टाइम निकाल कर फ़ोन उठा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि ये कॉल तो आपको क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए की गई थी, जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। मोबाइल लोगों की ज़िंदगी में कम्युनिकेशन का बेहद ज़रूरी हिस्सा है। मोबाइल के ज़रिए बिजनेस कम्युनिकेशन बूस्ट भी हुआ है, लेकिन लगातार और बार बार प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कभी फीडबैक के नाम पर की गई कॉल्स लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी हैं। इन कॉल्स अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन यूसीसी या अवांछित वाणिज्यिक कॉल्स इन्हें कहा जाता है। हाल ही में ट्राई, आरबीआई, सेबी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा इन कॉल्स की चुनौती से निपटने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूसीसी को कम करने और इनके मिसयूज को रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर माना गया कि यूसीसी अभी फाइनेंस फ्रॉड का जरिया बन चुके हैं। साथ ही इससे निपटने के लिए व्हाइट लिस्टिंग, डिजिटल कंसेंट एग्जीबिशन और फ्रॉड कंट्रोल जैसी रणनीतियों को हाईलाइट किया गया। इसके अलावा केवाईसी यानी नो योर कस्टमर जैसी स्ट्रेटजी को और बेहतर ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया। व्हाइट लिस्टिंग क्या होता है? व्हाइट लिस्टिंग एक साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है। इसमें यूजर अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल पर केवल उन्हीं ऐप या वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकता है जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटर ने नोट दिया है। इससे लैपटॉप या मोबाइल को अनऑथराइज्ड तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एप्पल कंपनी एप्पल स्टोर पर कुछ डेवलपर्स को व्हाइट लिस्ट करती है, तभी वे उनके स्टोर को यूज कर पाते हैं। संसद के एक एक्ट, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के जरिए 20 फरवरी 1997 को ट्राई का गठन किया गया था। इसका मकसद था टेलीकॉम सर्विसेज को रेगुलेट करना। इसके अलावा ट्राई इस क्षेत्र के सभी प्लेयर्स को एक पारदर्शी नीति के जरिए लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराती है। ट्राई एक्ट को साल 2000 में एक अध्यादेश के जरिए संशोधित किया गया। इसके जरिए टीडी सैट यानी टेलीकम्युनिकेशंस डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। अब ट्राई के न्यायिक और विवाद से संबंधित कामों को टीडी सैट को सौंप दिया गया है। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 की अकाउंटिंग के बाद सरकार को सरप्लस या डिविडेंड ट्रांसफर करने का डिसीजन लिया है। इसमें आरबीआई सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर करेगी। आरबीआई द्वारा यह सरप्लस बीते वित्त वर्ष की तुलना में 141% ज्यादा है। बीते वित्त वर्ष में आरबीआई ने सरकार को 87,416 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। रिपोर्ट्स की माने तो यह आरबीआई द्वारा सरकार को किया गया अभी तक का सबसे बड़ा सरप्लस अमाउंट है। पहले आइए जान लेते हैं कि आरबीआई के सरप्लस से मतलब क्या है। देखिए, आप जब अपने घर का बजट बनाते हैं तो उसमें आय और व्यय का डिफरेंस देखते हैं। अगर आपकी आय व्यय यानी खर्च से ज्यादा है तो
आपके पास पैसा सरप्लस में हो जाता है। आरबीआई भी एक वित्त वर्ष में अपना लेखा जोखा करती है, फिर आय और व्यय में से जो अंतर पॉजिटिव आता है उसे डिविडेंड या सरप्लस के तौर पर सरकार को ट्रांसफर कर देती है। इसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 47 में प्रावधान है। मतलब यह कि आरबीआई ये ट्रांसफर विधिक तौर पर करती है। इस ट्रांसफर से सरकार को क्या फायदा होगा? देखिए, उम्मीद की जा रही है कि सरप्लस मिलने से सरकार मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करके जो पैसे उठाती है उसमें कमी आ जाएगी। आइए अब जल्दी से देखें आज का टर्म ऑफ द डे। टर्म ऑफ द डे में क्या है खास? आज हम बात करेंगे श्रिंकफ्लेशन की। इसमें कंपनीज ग्राहकों के साथ बड़ी चालाकी से पेश आती हैं। इसमें किसी उत्पाद की कीमत में बदलाव नहीं किया जाता, बल्कि उसकी संख्या या साइज को कम कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी चिप्स का एक पैकेट 20 रुपए में 50 ग्राम आता है। आगे चलकर कंपनीज उसकी कीमत 20 रुपए ही रखें, लेकिन उसकी क्वांटिटी को घटाकर 30 ग्राम करते हैं, तो इसे कहेंगे श्रिंकफ्लेशन। ये बदलाव बहुत मामूली स्तर पर और छोटे रेंज के उत्पादों के साथ किए जाते हैं। आप बताइए, आपने किसी प्रोडक्ट में श्रिंकफ्लेशन महसूस किया है? चलिए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हर साल 22 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम बी पार्ट ऑफ द प्लान रखी गई है तथा इस दिन को मनाए जाने के पीछे मकसद जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता को बढ़ाना है, क्योंकि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जिसमें पेड़ पौधे, जानवर, कवक और कई तरह के सूक्ष्म जीव शामिल हैं और यह मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो इसे मनाए जाने की शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। पहले इसे 29 दिसंबर को मनाया जाता था। बाद में दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में चुना। द लैंसेट के मई संस्करण में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात जीवन प्रत्याशा पर एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2021 के नवीनतम निष्कर्षों का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के मुताबिक पुरुषों के जीवन प्रत्याशा में लगभग 5 साल और महिलाओं के लिए 4 साल से अधिक का सुधार होने का अनुमान लगाया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह सुधार उन देशों में सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है जहां जीवन प्रत्याशा कम है। अब यदि हम भारत की बात करें तो भारत में 2050 तक पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा औसतन 75 वर्ष से अधिक और महिलाओं के लिए लगभग 80 वर्ष हो सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 को जारी किया। इस इंडेक्स में भारत की रैंक 39वें स्थान पर पहुंच गई है, जो 2021 में 54वीं थी। भारत हाईली प्राइस कॉम्पिटिटिव के मामले में दुनिया में 18वें स्थान पर है। कॉम्पिटिटिव एयर ट्रांसपोर्ट में 26वें और ग्राउंड एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 25वें स्थान पर है। इसके अलावा भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष स्थान पर है। इस इंडेक्स की ओवरऑल रैंकिंग में अमेरिका का स्थान सबसे ऊपर है। इसके बाद स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया है। चुनावी माहौल के चलते पिछले कई दिनों से शेयर मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच 21 मई को भारतीय शेयर बाजार ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। दरअसल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कंपनियों का मार्केट कैप पहली बार $5 ट्रिलियन के आंकड़ों को छूने में सफल रहा। अप्रैल की शुरुआत में बीएसई का मार्केट कैप $4 ट्रिलियन तक पहुंच गया था और केवल 1.5 महीने की अवधि में इसमें अतिरिक्त 1 ट्रिलियन की वृद्धि दर्ज की गई। इसी के साथ भारत $5 ट्रिलियन मार्क को टच करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के शेयर मार्केट में ही यह रिकॉर्ड बना है। भारतीय बाजार में यह तेज वृद्धि मजबूत जीडीपी पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति के स्तर, राजनीतिक स्थिरता और मौद्रिक नीतियों का परिणाम है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता भारत में क्षमता निर्माण, वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन का डिजिटलीकरण और संचार योजना को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। भारत में कोल्ड चेन प्रबंधन टीकाकरण अभियान में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसलिए कोल्ड चेन प्रबंधन प्रक्रिया की निगरानी यूएनडीपी द्वारा विकसित एनिमल वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क द्वारा की जाएगी और यह स्टोरेज टेम्परेचर की जानकारी वास्तविक समय में प्रदान करेगा। भारत का यह कदम पशु स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करेगा और मानव पशु पर्यावरण से जुड़े जोखिम को कम करने में मदद करेगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्टेट ऑफ विक्टोरिया में इमरजेंसी एनिमल डिजीज रिस्पांस प्लान लागू किया। दरअसल यहां एक एग फार्म में अत्यधिक रोगजनक बर्ड फ्लू पाया गया तथा परीक्षण के बाद पता चला कि यह H7 प्रकार का बर्ड फ्लू है।
यह H5N1 से अलग है, जो वर्तमान में विश्व स्तर पर चिंता का कारण है। दरअसल बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा एक वायरल संक्रमण है जो ज्यादातर पक्षियों में पाया जाता है। यह मनुष्यों और अन्य जानवरों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। बर्ड फ्लू वायरस के कई अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें H5N1 वायरस को सबसे आम और घातक माना जाता है। इसके अन्य प्रकारों में H7, H8 जैसे कई अन्य वायरस भी संक्रमण का कारण बनते हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने ग्लोबल सिटीज इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स में विश्व के 1000 सबसे बड़े शहरों की तुलना की गई है और यह तुलना 5 प्रमुख पैरामीटर्स पर की गई, जिसमें इकोनॉमिक्स, ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरनमेंट एंड गवर्नेंस जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इस इंडेक्स में बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई सहित कई अन्य भारतीय शहरों को भी शामिल किया गया है, लेकिन कोई भी भारतीय शहर टॉप 300 में जगह नहीं बना सका। इन भारतीय शहरों में दिल्ली ने सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की, जो 350वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर न्यूयॉर्क का नाम है। इसके बाद लंदन, सेंट जॉर्ज, टोक्यो और पेरिस का स्थान है। जेनी एर्पेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कायरोस ने 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। उनकी यह कृति पूर्वी जर्मनी के अस्तित्व के अंतिम वर्षों के दौरान एक उलझे हुए प्रेम संबंध की कहानी है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2005 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के रूप में हुई थी और शुरुआत में यह एक द्विवार्षिक पुरस्कार था। यह पुरस्कार उन उपन्यासों को दिया जाता है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो और जिन्हें यूके या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृषि का नाम एक तरफ और दूसरी तरफ है क्षेत्र। झूम पूर्वोत्तर भारत, मिल्पा इंडोनेशिया, लदांग मध्य अमेरिका, कैंगिन फिलीपींस, दहिया मध्य प्रदेश, कुमारी पश्चिमी घाट केरल। उपर्युक्त युग्मों में से किनका गलत मिलान किया गया है? केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 3, केवल 5 और 6, केवल 3, 4, 5 और 6। अगला प्रश्न है, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहां स्थित है? मेघालय, असम, मिजोरम या फिर नागालैंड? आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। R21 या मैट्रिक्स M पद खबरों में रहा था। यह पद निरूपित करता है वैक्सीन, सुपर कंप्यूटर, चक्रवात या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग की एक यूनिट को। सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न था, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती संबंधित हैं। आर्कटिक में स्थित रिसर्च स्टेशन से, अंटार्कटिक में स्थित रिसर्च स्टेशन से, मंगल पर स्थित रिसर्च स्टेशन से या फिर चंद्रमा पर स्थित भारतीय शोध संस्थान। सही जवाब है विकल्प बी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को ज़रूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसकी PDF रोज़ाना मिलती है। नमस्कार।